हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आय करंट अफेयर्स का सीरीज में आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा था, उसमें अगला पार्ट में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रिपोर्ट को देखते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वर्ष 2023 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर जो बने हैं, तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर जो 1927 में पहला बार बने थे पर्सन ऑफ द ईयर, वो कौन थे? तो चार्ल्स लिंडबर्ग थे वो। आगे देखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके अंतर्गत 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम, इसके द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वर्ष 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका या गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो 2017 में द साइलेंस ब्रेकर नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि द साइलेंस ब्रेकर्स समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो जो द साइलेंस ब्रेकर्स समूह है, ग्रुप है, इसके लोग हैं, इसमें वो सारे लोग क्या करते हैं? तो अपने साथ यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाएं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार टेलर स्विफ्ट जो है वो टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पे 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। टेलर स्विफ्ट 2 बार स्थान पाई हैं और इस कवरेज पे, साथ ही कला आर्ट्स के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाले यह प्रथम व्यक्ति हैं। आर्ट के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति घोषित होने वाले टेलर स्विफ्ट प्रथम व्यक्ति हैं और 2 बार महिला के रूप में इनका नाम घोषित हुआ है। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची दी गई है, जो इस प्रकार है। सीईओ ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो सैम अल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं। तो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, इसके सीईओ सैम अल्टमैन है। सैम अल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है एथलीट ऑफ द ईयर। तो एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को घोषित किया गया, ये एक फुटबॉलर है। तो सीईओ ऑफ द ईयर बने हैं सैम अल्टमैन, वहीं एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं लियोनेल मेसी। एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं लियोनेल मेसी, जो कि एक फुटबॉलर हैं। थर्ड है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एलेक्स न्यूएल। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर बने हैं एलेक्स न्यूएल बने हैं। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी और सीईओ बन गए सैम अल्टमैन। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूविश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसमें यूनिवर्सिटियों का रैंक देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। क्यूविश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को ब्रिटिश कंपनी क्यूविश क्वार्ली सिमन्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह जो रैंकिंग है वो प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर किया गया है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 8 नवंबर 2023 को क्यूविश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया। तो क्यूविश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है, तो देखते हैं कि इसको कौन सा स्थान मिला है। यह इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है और यह 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया। तो क्यूविश एशिया जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टोटल 25 देश हैं और 25 देश के 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो हैं वो भारत के शामिल किए गए हैं। 148 विश्वविद्यालय भारत के शामिल किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष
भारत के 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे और इस बार हो गए हैं 148 और पिछली बार 118 थे। चीन का पेकिंग जो विश्वविद्यालय है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहा है। तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का जो है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है और समग्र स्कोर में इसको 100वां स्थान प्राप्त 100 स्कोर लाया है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स के साथ। सेकेंड है हांगकांग विश्वविद्यालय जो हांगकांग एशियार का है 97.9 स्कोर के साथ। तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो हम लोग को फर्स्ट याद रखना है जो पेकिंग विश्वविद्यालय है चीन का है। शीर्ष 100 में शामिल जो भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान है उसमें से पहला IIT बॉम्बे को मिला है 40 नंबर पे। तो IIT बॉम्बे महाराष्ट्र का जो संस्थान विश्वविद्यालय है इसको एशियाई रैंकिंग में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली है, तीसरे पे है IIT मद्रास चेन्नई और चौथे पे IISc बेंगलुरु। उसके नीचे बहुत सारा दिया है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये देख लेते हैं कि 40 नंबर पे जो IIT बॉम्बे है उसको एशिया रैंकिंग में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल। तो ग्वालियर और कोझिकोड जो शहर हैं भारत के वो UCCN में शामिल कर लिए गए हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यूनेस्को CC क्रिएटिव और CC सिटीज एंड से नेटवर्क। UCCN अर्थात यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मक क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर किया गया है वे हैं शिल्प एवं लोक कलाएं होना चाहिए, मीडिया आर्ट उस शहर में होनी चाहिए, फिल्म, डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत इत्यादि। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड कि विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे मनाया गया 31 अक्टूबर 2023 को। तो विश्व शहर दिवस के अवसर पे 31 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शहर दिवस। तो इसके अवसर पे 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो महानिदेशक है आंद्रे अजोले, इन्होंने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया। इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़ के कितनी हो गई है 350। तो इस बार 55 शामिल हो गया और कुल मिला के अब हो गई है शहरों की संख्या यूनेस्को में 350 हो गई है। 350 शहरों को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उसमें से 2 भारतीय शहर भी शामिल हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो 2 भारतीय शहर हैं उनमें से पहला है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। तो ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर संगीत और कोझिकोड साहित्य। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी वर्ष 2015 में जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में और वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में, 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में और 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया और वर्ष 2021 में श्रीनगर को भी शामिल कर लिया गया है शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में। तो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किए गए थे। स्पष्ट है कि ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कुल भारतीय शहरों की संख्या 8 हो गई है और टोटल कितने शहर शामिल हैं तो 350। यूनेस्को में 350 शहर शामिल हैं और भारतीय 8 शहरों को शामिल किया गया है। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का शहर है। तो इस शहर को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता दे दिया है। ग्वालियर की यह जो ख्याति है वो संगीत के क्षेत्र के दिग्गजों यथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित है।
तो ग्वालियर के जो संगीत के क्षेत्र का नाम है, प्रसिद्ध है संगीत सम्राट तानसेन की वजह से और बैजू बावरा के कारण। कोझिकोड जो केरल में स्थित है वो यूनेस्को ने साहित्य के शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह प्रथम भारतीय शहर है। तो साहित्य के क्षेत्र में अभी कोई भारतीय शामिल नहीं था, भारतीय शहर नहीं शामिल था, तो कोझिकोड पहला शहर हो गया है। ज्ञाता भी है कि कोझिकोड जो है वो वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल भी है। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद को देख लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम जो है उसकी समस्या क्या है? तो इजराइल फिलिस्तीनी विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। इजराइल फिलिस्तीनी जो विवाद है संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। तात्पर्य है कि इस्लाम जो है वो ईसाई एवं यहूदी धर्म के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यह इस्लाम का भी यह पवित्र स्थल है, ईसाइयों का भी है और यहूदी धर्म के लिए भी ये क्षेत्र है। और सभी धर्म, तीनों कम्युनिटी अपना अपना इस जगह को पर दावा करते हैं कि मेरा है। वर्ष 1948 से 49 के समय इजरायली जो थे अरब युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पे अधिकार कर लिया था। 1948-49 के समय में इजराइल ने अरब का युद्ध हुआ था। उस टाइम इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम पे और जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पे अधिकार कर लिया था। वर्ष 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम जो जॉर्डन से उसको भी छीन लिया और इजराइल जो है पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीनी जो है वो पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। तो पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीनी लोग अपना दावा करते हैं और जबकि कब्जा में इजराइल के है पश्चिमी और पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन कब्जा में था, परंतु उससे 1967 में इजरायली लोगों ने यरूशलेम को छीन लिया था 1967 में। और स्टार्ट हुआ है मैटर 1948 और 49 से। मूल जो फिलिस्तीनी हैं वो मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। तो जो मूल वहाँ के फिलिस्तीनी हैं वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी शहर पे हमास का नामक सैन्य संगठन का शासन है। तो गाजा पट्टी का शासन हमास नामक एक संगठन के पास है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए, अर्थात जब जॉर्डन से पूर्वी इजराइल को उसने कब्जा कर लिया था उससे पहले के स्थिति, अर्थात जब जॉर्डन का कब्जा था उस स्थिति में ले जाए 1948-49 के समय। इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े और पूर्वी यरूशलेम जो है वो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी बने और पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी का मान्यता मिले। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। तो जो हम गाजा पट्टी के सैन्य शासक हैं हमास, उसने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया 23 में और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ है कि इजराइल द्वारा पवित्र जो अल अक्सा मस्जिद है उस पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना। तो अल अक्सा फ्लड जो नाम दिया गया हमले को, तो अल अक्सा लिया गया है, वहाँ का एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद है, तो उस पर इजराइल द्वारा बर्बरता किया गया था उसके जवाब में। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य है कि गाजा की 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को भी खत्म करना है और जो इजराइल 15 वर्षों तक गाजा की नाकाबंदी किया उसको भी खत्म करना इस हमले का उद्देश्य था। इसके प्रति उत्तर में इजराइल ने क्या किया? अल अक्सा फ्लड के ऑपरेशन के उत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक अभियान चलाया।
तो उधर से चला था ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड और इधर इजराइल की तरफ से चला ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने हेतु एक प्रस्ताव को पारित किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे और 45 देश भारत सहित मतदान से अनुपस्थित थे। तो भारत भी जब 27 अक्टूबर 2023 को मतदान हुआ था उसमें अनुपस्थित रहा। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में थे इजराइल और अमेरिका शामिल थे। जो 43 देश इसको 14 देश इसको विरोध थे और उनमें से 2 देश इजराइल तो स्वयं खुद था ही और उसके पक्ष में अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है। तो भारत इजराइल फिलिस्तीन दोनों देशों को मान्यता दिया है और दोनों 2 स्टेट्स थ्योरी का समर्थन करता है। इसमें से एक स्वतंत्र है, संप्रभु फिलिस्तीनी का पक्ष समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यातव्य है कि हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए 2 स्टेट्स थ्योरी का ही समर्थन किया था। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया। तो इजराइल से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई और इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इजराइल एवं हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी जो उग्रवादी समूह हैं इनके बीच में अस्थायी युद्ध विराम भी लागू किया गया। इजराइल और हमास के बीच में फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों के बीच अस्थायी युद्ध विराम नवंबर 24 से 30 नवंबर तक लगभग 6 दिनों तक एक वीक तक लागू रहा। वहीं जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल की सशस्त्र सेना और हमास को सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है। इजराइल और हमास दोनों को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपराधियों की सूची में शामिल कर दिया है इन दोनों देशों को। इस सूची को आमतौर पे शर्म की सूची लिस्ट ऑफ शेम के नाम से भी जाना जाता है। गाजा पट्टी यह जो है मध्य पूर्व में मिस्र एवं इजराइल के बीच में भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई है। गाजा पट्टी मिस्र और इजराइल के बीच में पड़ता है और भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई पतली पट्टी है और इसका क्षेत्रफल लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है। गाजा पट्टी का क्षेत्रफल 360 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का श्रेय मिला है धोर्डो गांव को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गांव यह पहल UNWTO के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो यह जो सूचकांक है वो उन गांवों को मिलती है जो स्ट्रॉन्ग अपना गांव के विकास को पर्यटन हेतु विकास करने के लिए सुदृढ़ संचालक के रूप में कार्य करते हैं। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो UNWTO की महासभा जनरल असेंबली का 25वां सत्र अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। UNWTO का सम्मेलन कहाँ हुआ था 2023 में? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। इस सत्र के दौरान UNWTO द्वारा वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की भी घोषणा की गई। इससे क्या होगा कि बाकी जो गांव होंगे वो प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे और अपने गांव को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा संस्करण है।
ये जो पर्यटन है 2021 से शुरू हुआ, अब तक यह 23 में तीसरा संस्करण जारी हुआ है। सभी वैश्विक क्षेत्रों से कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान है। टोटल 54 गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया। UNWTO द्वारा चयनित जो 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव थे, इसमें भारत के धोर्डो गांव को भी शामिल किया गया है। धोर्डो जो गांव है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण में स्थित धोर्डो जो है वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। धोर्डो गांव में वार्षिक रण उत्सव होता है। रण उत्सव जो है वो कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि अब तक UNWTO द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है। धोर्डो जो वर्ष 2023 से पहले 2021 में एक गांव को शामिल किया गया था, वो था तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अभी 2023 में धोर्डो गांव जो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है उसको चयन किया गया है। पोचमपल्ली को यहाँ के उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के रूप में नाम से भी जाना जाता है। तो पोचमपल्ली तेलंगाना का जो गांव है वहाँ पे सिल्क साड़ियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इसको देखते हैं, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जो है उसको मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण है। तो इसको वैश्विक पेंशन सूचकांक को मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, मोनाश यूनिवर्सिटी स्थित मोनाश बिजनेस स्कूल का अंग है और मर्सर जो है वो इसके सहयोग से CFA संस्थान निवेश क्षेत्र के पेशेवर तथा वैश्विक संघ द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण है। ये वैश्विक पेंशन योजना। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के इस सूचकांक में विश्व भर की वैश्विक पेंशन सूचकांक में 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों को प्रस्तुत किया गया और उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो वो है कि 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI 2023 को जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 15वां वार्षिक संस्करण है। यह जो है इस सूचकांक का 15वां वार्षिक संस्करण है। MGCPI 2023 के अनुसार नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्ति की आय प्रणालियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्ति जो आय प्रणालियां हैं, इनकम सिस्टम है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। MCGPI 2023 जो है शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। तो प्रथम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है नीदरलैंड, सेकेंड आइसलैंड, थर्ड डेनमार्क। तो प्रथम पे नीदरलैंड्स हैं वैश्विक पेंशन में। MCGPI 2023 में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है और समग्र स्कोर रहा है भारत के 45.9। भारत को 45 स्थान मिला है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 के इस सूचकांक में भारत 41 था, अभी ये घट करके 45 नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भूखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक जो भूख सूचकांक है वो 4 संकेतकों यथा अल्पपोषण, अंडर नॉरिशमेंट, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग तथा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है।
इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को जारी किया गया। यह जो ग्लोबल हंगर सूचकांक है, वैश्विक भूख सूचकांक है, यह सूचकांक 18वां वार्षिक संस्करण है इसका। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य प्रणालियों का आकार देने में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम विषय पर केंद्रित है। वर्ष 2023 के सूचकांक में 125 देशों के GHI स्कोर की गणना की गई है। 2023 के सूचकांक में 125 देशों के GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना की गई है। वर्ष 2023 में वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3 है, जो भूखमरी की मध्यम मॉडरेट स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश जो हैं वो भूखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन 9 देशों में से 6 देशों यथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को उनके वर्ष 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के आधार पर भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। तो विश्व के 9 देश हैं जो भूखमरी की भयावह स्थिति में हैं, उनमें से 6 देशों के नाम दिया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जबकि 9 में से 6 के नाम हैं और 3 अन्य देश जो हैं, 3 देश हैं बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिण सूडान। इसके उपलब्ध आंकड़े अभी अपर्याप्त होने के कारण उनके GHI स्कोर की गणना नहीं की जा सकी है और उन्हें अन्य ज्ञात कार्यों के आधार पर अनंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। तो पूरा कंप्लीट डेटा नहीं होने के कारण इनको भी उसमें शामिल किया गया है और इनका अच्छे से रैंकिंग नहीं ज्ञात हो पाया है। तो ये हैं 3 देश बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिण सूडान। बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिण सूडान। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण अंडर नॉरिशमेंट की दर सबसे अधिक 51% है। तो वहाँ पे 51% लोग अल्प पोषण कर रहे हैं। कहाँ पे? तो मेडागास्कर में। 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनमें दुबलापन वेस्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में दुबलापन वेस्टिंग सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मामले भारत में है, 18.17% है। यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है तो यहाँ पे कमजोर बच्चे, वीक बच्चे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2018-22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगना पर स्टंटिंग के मामले बुरुंडी में सबसे अधिक हैं और ठिगना पर स्टंटिंग के मामले में बुरुंडी जो है वो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं बुरुंडी देश में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों में ठिगना पे है स्टंटिंग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कौन सा देश में है? तो नाइजर में है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा नाइजर में है और सबसे ज़्यादा ठिगनापा बुरुंडी में है और सर्वाधिक दुबलापन है भारत में। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका GHI स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। इन 20 देशों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। उज्बेकिस्तान इस सूचकांक में 21वें स्थान पे है। GHI 2023 का अंतिम 30 देश का रैंक दिया गया है। तो सबसे लास्ट में 125 नंबर पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और 124 पे मेडागास्कर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूखमरी है। वहीं भारत के रैंक 111 है। मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है वो 125वें नंबर पे है, सबसे अंतिम है वैश्विक
भूखमरी सूचकांक में। और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है 111 है। GHI में भारत का रैंक 111 है। स्पष्ट है कि GHI 2023 में भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो भूखमरी में सबसे अंतिम स्थान है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का। भारत का स्थान 111 है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और भारत में ही 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा दुबलापन है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और देखेंगे अगले वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2023 को। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।